नमस्कार साथियों, उत्कर्ष क्लासेज के बीपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप सभी प्रतियोगी साथियों का मैं पंकज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि प्रतिदिन मैं आपके लिए आपके आगामी बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं उन पे चर्चा करता हूं, तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमने एक और महत्वपूर्ण टॉपिक को चुना है जिसको लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज उस पर बहुत सारी चर्चाएं करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। तो उसको शुरू करते हैं और वो टॉपिक है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है ना। अब सबसे पहले इसके महत्व को जानते हैं कि आज मैंने इसको चुना क्यों। इसका एक आधार आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लघु संविधान। है ना महत्वपूर्ण बात कि हम संविधान पढ़ते हैं लेकिन यह संशोधन अधिनियम जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट जो था, ये इतना व्यापक स्तर पे संविधान में परिवर्तन लाए गए इस संशोधन अधिनियम के द्वारा कि लगा कि संविधान में बहुत बड़े चेंजेज आ गए हैं। ठीक है ना। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ही जरूरी है और इससे सवाल तो परीक्षा में आते ही आते हैं। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे जब हम टॉपिक में अंदर घुसेंगे तो। ठीक है ना। एक और महत्वपूर्ण बात है इस टॉपिक को चुनने के पीछे का कि जैसे आप मान लो कि प्रस्तावना पढ़ते हो, आप न्यायपालिका पढ़ते हो, आप राष्ट्रपति पढ़ते हो, आप संसद पढ़ते हो, आप विभिन्न अनुसूचियों को पढ़ते हो, तो ऐसे आप टॉपिक के अंदर जा रहे हैं तो जब पूरा टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो उस बीच में आपको कहीं दिखता है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है इस तरह के परिवर्तन किए गए या ये हटाए गए और ये प्रावधान जो है वो जोड़े गए। तो इससे क्या होता है ना कि वो चीज दिमाग पे स्ट्राइक नहीं करता है, डायरेक्ट क्लिक नहीं करता है परीक्षा हॉल में। ठीक है ना। तो अब जैसे मान लो कि आपातकाल की हम बात कर रहे हैं तो आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है वो जोड़े गए इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है ना। मूल कर्तव्य से संबंधित अधिनियम जोड़े गए इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में। ठीक है ना। लेकिन वो क्लिक नहीं करता है एट अ टाइम और पूछा जाता है कि 42वें संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए या इसको अमुक चीज को जो है कब जोड़ा गया, किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। तो इसलिए भी यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये काफी रोचक होने वाला है। तो इस पूरे टॉपिक को बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए आप अंत तक देखिए, क्योंकि अगर स्किप किए तो पता चला कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट या एक महत्वपूर्ण बात उस बीच में निकल गया तो नुकसान आपका होगा, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखिए। आज का एक टॉपिक जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। एक बार इसके बैकग्राउंड की भी चर्चा करना चाहूंगा। यह संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये बहुत ही व्यापक संशोधन भारतीय संविधान में किए गए थे इस अधिनियम के द्वारा। और उस समय पे तत्कालीन सरकार किसकी थी? उस समय भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है। इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार थी। इंदिरा गांधी जैसा कि आप जानते हैं कि ये भारत के पूर्णकालिक प्रधानमंत्री के रूप में ये तीसरे नंबर पर आती हैं। इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उनकी मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा कुछ दिनों के लिए जो है 12-14 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। उनके बाद फिर गुलजारीलाल नंदा जो है कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे और फिर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भारत की बनी थी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के काल में क्या हुआ था? 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। ठीक है ना। अब जब आपातकाल घोषित कर दिया गया तो जो जितनी भी मिशनरी थी, जितने भी जो मैकेनिज्म थे वो सब अब प्रधानमंत्री के तहत जो है डायरेक्ट हैंडल होने लगे थे। तो इस मौके का लाभ उठाते हुए इस सरकार ने जो है संविधान में व्यापक परिवर्तन किए। ठीक है ना। अब वो परिवर्तन क्या है एक बार उसको जो है डिटेल में जानते हैं। मिनी संविधान मैंने बताया कि इस अधिनियम के द्वारा जो है इतना बड़ा संशोधन किया गया कि इसे लघु संविधान भी बोला जाता है। ठीक है ना। और इस संशोधन के द्वारा न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और संसद के बीच जो इन तीनों का जो शक्ति संतुलन है उसको जो है प्रभावित कर दिया गया था। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि शक्ति संतुलन जो है, शक्ति संतुलन
प्रभावित हुआ। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद के बीच में जो शक्ति का संतुलन जो संविधान में बनाया गया, एक बैलेंस अप्रोच अपनाया गया है, उसको कहीं ना कहीं संविधान संशोधन ने जो है वो प्रभावित किया था। ठीक है, सबसे बड़ा परिवर्तन की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में परिवर्तन किए गए। यहाँ से अक्सर परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो प्रस्तावना में जो 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है, कोई पंथ नहीं होता है। लोगों के अपने धर्म हैं, लोगों की अपनी मान्यताएं हैं और देश के नागरिक अपने हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से जो है, अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी धर्म को मानने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र हैं। लेकिन राज्य का, देश का कोई अपना धर्म नहीं होता है कि जैसे ये हिंदू राष्ट्र है या ये मुस्लिम राष्ट्र है या ये ईसाई राष्ट्र है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों को तो हम जब प्रस्तावना पढ़ रहे होंगे वहाँ पर डिटेल से समझेंगे। तो फिलहाल के लिए जो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, आपके लिए जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, और इससे क्या हुआ कि चूंकि प्रस्तावना से हम क्या करते हैं, जो संविधान निर्माता थे उनके भाव को ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, संविधान का जो मूल तत्व है वो अपनी प्रस्तावना में जो है निहित है, समाहित है। तो वहां से क्या होता है कि हमको आगे किसी भी कार्य के प्रति आगे बढ़ने में जो है मदद मिलती है और हम संविधान की भावनाओं को समझते हुए जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? संविधान में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ठीक है, अब बात करते हैं मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित भी परिवर्तन इस संशोधन के द्वारा किया गया। ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में जो है प्रभावी हुआ था, वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर जो है वो वरीयता दी। इसके क्या लाभ हुए, एक बार उसको समझ लेते हैं। मौलिक अधिकारों के ऊपर क्या हुआ? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है वरीयता दी गई। जैसा कि आप जानते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वह भारत सरकार के लिए जो है बाध्यकारी नहीं है, बाध्यता नहीं है कि इन सिद्धांतों को आपको लागू करना ही है, लेकिन राज्य अपने विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप जो है समय समय पे संबंधित वर्गों के, संबंधित लोगों के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, गरीबी निवारण के लिए, विभिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए वो क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। तो ये वरीयता जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक तत्व को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है वो दिया गया था। एक तीसरा जो बड़ा परिवर्तन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, वो है कि सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों का भारतीय संविधान में क्या किया गया था? समावेश किया था। और संविधान के अंदर जो है भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, संविधान के अंदर भाग 4A जोड़ा गया। ठीक है, और उसमें मौलिक कर्तव्यों को जो है अनुच्छेद 51A के तहत जो है रख दिया गया, शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मूल संविधान था तो मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है ना, और वर्तमान में कितने भाग हैं? वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में 25 भाग है। तो यहाँ से भी सवाल आपको परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल सकता है। और मौलिक कर्तव्यों को जो संविधान में शामिल किया गया था, तो यह जानना भी जरूरी है कि इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जो है संविधान में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है ना, और जिस समय पे शामिल किया गया था उस समय मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10। उस समय मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10। तो सवाल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आएगा, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जब जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के बाद, तब 10 कर्तव्य थे। ठीक है ना, तो ये 11वां कर्तव्य जो है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, 86वां संशोधन अधिनियम के द्वारा
कब? 2002 ईस्वी में जो है, 2002 ईस्वी में भारतीय संविधान में जोड़ा गया 11वां जो मौलिक कर्तव्य था, जिसमें राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान शामिल है, पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण आदि शामिल है। उसके बाद बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान को जो है इसमें जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो सवाल पूछे जाएंगे कि मौलिक कर्तव्यों का समावेश किसकी सिफारिश पे की गई थी? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे की गई थी। जब जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य तो कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। तो कंफ्यूज नहीं होना। और वर्तमान भारत में जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। तो जो 11वां है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है ना। और मौलिक कर्तव्य की बात हमने कर ली कि भाग 4A में जो है अनुच्छेद 51A, भाग 4A में अनुच्छेद 51A जो है जोड़ा गया। ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि नागरिकों को अधिकार के साथ साथ उनकी जिम्मेदारियों को भी बताया गया कि आपके पास सिर्फ अधिकार ही नहीं है, आपकी कुछ राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारियां भी हैं, आपके कुछ कर्तव्य भी हैं। इस प्रकार मौलिक अधिकार और मौलिक क्या कहते हैं कर्तव्य के बीच में जो है संतुलन स्थापित करने का कार्य किया गया। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और महत्व बिंदु जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कुछ नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है संविधान में शामिल किए गए। इनमें जो मुख्य 4 जो परिवर्तन किए गए थे जिसे जोड़ा गया था संविधान में, वो है अनुच्छेद 39 तहत बच्चों के स्वस्थ विकास का अवसर। अनुच्छेद 39 के तहत बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर। अनुच्छेद 39A के अंदर डाला गया क्या? समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 में इस बात का उल्लेख है कि समान न्याय और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता। जो व्यक्ति खुद अपना कोर्ट फीस वगैरह पे करने के लायक नहीं है, एबल नहीं है, योग्यता नहीं है, मतलब पैसे नहीं है उनके पास, ऐसे लोगों को जो है सरकार मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करेगी और न्याय समान रूप से जो है सबको मिलेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 43(1) में जोड़ा गया उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। जो मैनेजमेंट होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है ना, उसमें श्रमिकों की भागीदारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर श्रमिकों की भागीदारी होगी तो इससे क्या होगा? श्रमिकों के हित की बात अधिक होगी। अगर श्रमिकों की भागीदारी नहीं होगी तो जो उस उद्योग का प्रबंधन है वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए जो है वह विभिन्न तरह के नियम बनाएंगे या कार्य करेंगे। ठीक है ना। तो यह संशोधन जो है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है ना। तो उद्योगों के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में जो है श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43(1) को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ के जो है सुनिश्चित किया गया। उसके साथ ही अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित प्रावधान किए गए। ठीक है ना। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की रक्षा संबंधित प्रावधान जो है संविधान में जोड़े गए। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन है, ये जो अनुच्छेदों को जो जोड़ा गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। ठीक है ना। सरकार ने इस संशोधन के द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए जो अतिशय था, मतलब जिसको बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1978 ईस्वी में किया गया था, दोबारा से उसका संशोधन करना पड़ा। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवर्तन किए गए थे इस संशोधन के द्वारा जो वाकई लाजवाब थे, वाकई महत्वपूर्ण थे और देश और राष्ट्र के जो है हित में थे, समाज के हित में थे। इसके साथ ही एक और बड़ा परिवर्तन जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो किया गया वो क्या था कि निर्वाचन क्षेत्रों को जो है फ्रीज कर दिया गया। अभी हम भारत में कितनी बड़ी आबादी है, कुछ दिन पहले एक विश्व के स्वास्थ्य संगठन का एक रिपोर्ट आया था, तो उस आधार पर बताया गया कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला जो है वो देश बन गया है। तो लेकिन 1971 ईस्वी की जनगणना के आधार पर जो है लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के परिसीमन मतलब क्या होता है, जो बनाया जाता है, सीटों का गठन किया जाता है ना, कि यहाँ से इस क्षेत्र से इस क्षेत्र तक इतना क्षेत्रफल है और इतनी आबादी निवास करती है, तो यहाँ पे अगर लगता है कि यहाँ पे एक विधानसभा क्षेत्र बना देना चाहिए तो विधानसभा क्षेत्र बना दिया जाता है। अगर लगता है कि यहाँ पे संसदीय क्षेत्र, पृथक संसदीय क्षेत्र होना चाहिए तो एक पृथक संसदीय क्षेत्र जो है परिसीमन के द्वारा बना दिया जाता है। और जो विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र पहले से ही है या राज्यसभा क्षेत्र पहले से ही निर्धारित है
तो इस परिसीमन के कार्य के द्वारा क्या हो सकता है कि उसमें भी परिवर्तन जो है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो क्या किया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर जो है वर्ष 2000 तक के लिए लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन को जो है रोक दिया गया कि वर्ष 2000 ईस्वी तक जो है 1971 की जनगणना के आधार पर ही गणना की जाएगी, कोई नए विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र को सृजित नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही अब ये एक ऐसे प्रावधान, यह प्रावधान जो है ये 2000 तक के लिए था। फिर 84वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कौन सा? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इस परिसीमन पे जो सीमा लगा दी गई थी कि 2000 ईस्वी तक 1971 की जनगणना के आधार पे जो है लोकसभा और विधानसभा सीट रहेगा, उसको 2026 तक के लिए क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया गया। मतलब वर्ष 2026 तक जो है वह 1971 की जनगणना के आधार पर ही जो है भारत में लोकसभा और विधानसभा सीटों का जो है जो निर्धारित है वही रहेगा। इसका परिसीमन जो है 2026 तक रोक लगा दी गई थी कि नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अभी अब 2026 में हम आप जी रहे हैं, तो अभी देखने वाली बात है कि सरकार फिर नया क्या कुछ करती है, इसी को आगे एक्सटेंड करती है या वर्तमान देश की और राज्य की जरूरतों के हिसाब से जो है उसमें परिवर्तन करती है, ठीक है ना। इसके साथ ही एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है जो लोकसभा और राज्य की विधानसभा थी, लोकसभा और राज्य की विधानसभा का कार्यकाल वर्तमान में कितना होता है? 5 ईयर। वर्तमान में 5 वर्ष है ना लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल। तो इसको बढ़ा के 5 वर्ष से क्या कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो है कार्यकाल वो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन अभी जैसा कि हमने कहा कि कुछ ऐसे संशोधन भी किए गए थे जिससे बाद में फिर से संशोधन के द्वारा जो प्रावधान जोड़े गए थे उसको फिर से सुधार करने के लिए या चेंज करने के लिए जो है फिर से दोबारा संशोधन करना पड़ा। कब? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है यह कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। तो 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो यह 6 वर्ष जो कार्यकाल किया गया था बढ़ा के, उसको घटा के दोबारा से क्या किया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। तो इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से सवाल परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद की शक्ति की। कई ऐसे प्रावधान किए गए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा कि संसद की शक्ति में वृद्धि हुई, राष्ट्रपति को उनके निर्णय के लिए बाध्य कर दिया गया, संविधान संशोधन की असीमित शक्ति को जो है धारित कर लिया गया, अपने अंदर समाहित कर लिया गया। तो उन्हीं क्रम में राष्ट्रपति को यह बाध्य किया गया कि राष्ट्रपति अपने मन से निर्णय नहीं लेंगे, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए जो है वो बाध्य है, ठीक है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति के अधिकारों पे जो है अंकुश लगाया गया, मतलब उनको बाध्य कर दिया गया कि आप अपने मन से ही निर्णय नहीं लेंगे, आपको मंत्रिपरिषद जो है वो सलाह देगा, मंत्रिमंडल जो सलाह देगा उस निर्णय को आप काट नहीं सकते हैं। हाँ, पुनर्विचार के लिए आप भेज सकते हैं, इस बारे में हम किसी अगली क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। ऐसा प्रावधान है, लेकिन आप मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए जो है क्या है? बाध्य है, मतलब मानना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो यह परिवर्तन किया गया कब? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके साथ ही संविधान संशोधन की असीमित शक्ति को जो है ग्रहण कर लिया गया, संसद में जो है समाहित कर दिया गया कि संविधान के किसी भी भाग में जो है बिना किसी प्रतिबंध के जो है वो संशोधन किया जा सकता है और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी प्रावधान को न्यायालय के अंदर चुनौती दी जाती है तो न्यायालय क्या करता है? न्यायालय न्यायिक समीक्षा करती है और अगर लगता है कि ये सही है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है? न्यायालय कानून को जो है हटा देती है, निरस्त कर देती है, अमान्य घोषित कर देती है, ठीक है ना। तो यह जो है प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में किया गया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन भी हुए, उसके बारे में भी अभी हम जानेंगे कि न्यायपालिका की भूमिका पर भी अंकुश लगा दिया गया। न्यायपालिका मतलब सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उसको
सीमित कर दिया गया, ठीक है ना। और इसके साथ ही रिट जारी करने की जो इन न्यायालयों की शक्ति होती है उसको भी सीमित कर दिया गया। रिट जारी करना, जैसे कि आप जानते हैं कि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के जो है रिट जारी किए जा सकते हैं। इस पे हम अलग से चर्चा करेंगे किसी अगली क्लास में, ठीक है ना। तो न्यायपालिका की भूमिका पे भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, अंकुश लगा दिया गया, ठीक है ना। रिट जारी करने की शक्ति, रिट क्यों जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जब किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो फिर वो नागरिक सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, तो फिर उनके मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। और यह अधिकार जो है, यह मौलिक अधिकार इतना महत्वपूर्ण है कि संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो है इसे क्या कहा था, संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा। ये किनके शब्द हैं? यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शब्द हैं कि संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह भारतीय संविधान की आत्मा है। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, इसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कटौती होगी तो न्यायालय भी लोगों के, नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो इस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है न्यायालयों के रिट जारी करने की जो शक्ति है उसे क्या कर दिया गया, सीमित कर दिया गया, ठीक है ना। तो इसे जानना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें फिर आगे क्या होता है वो भी रोचक है जानना। तो आगे बढ़ते हैं कि इस संवैधानिक वैधता को जिसे संसद ने जो है कर दिया था कि भाई अब संसद किसी भी न्यायालय जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता है और किसी संवैधानिक वैधता की जो है जांच नहीं कर सकता है, ये इस संशोधन के द्वारा ऐड कर दिया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जिन जिन प्रकार के अंकुश संविधान लगाए गए थे न्यायालय पे खास करके, उसको जो है न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1978 में जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला, या 1980 का ये मामला है। तो इसके द्वारा जो है न्यायालय ने क्या कहा कि किसी भी हाल में संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन जो है हम नहीं होने देंगे, ठीक है ना। और संविधान के किसी भाग का जो है संशोधन करना जो है और उसके साथ ही ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति को जो है कम करना, सीमित करना, और न्यायालयों के रिट जारी करने की शक्ति को जो सीमित करना है, यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का जो है वो उल्लंघन है, संविधान के मूल ढांचा का जो है उल्लंघन है, ठीक है ना। और इसे जो है असीमित संशोधन शक्ति जो दी गई थी इस संशोधन अधिनियम के द्वारा, उसे क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो कब? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ मामला 1980 ईस्वी में, ठीक है ना। अब कुछ और जो परिवर्तन किए गए उसके बारे में जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था यह केंद्र राज्य संबंध को भी प्रभावित किया, केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित किया, संघवाद पे इसका जो है प्रभाव पड़ा। तो इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में। वो क्या कि कुछ विषयों का जो है वो स्थानांतरित कर दिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 सूची है। एक केंद्र सूची है, फिर राज्य सूची है और फिर समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची। ठीक है, तो केंद्र सूची में केंद्र से संबंधित विषय का जिक्र है, उल्लेख है। उसके बाद राज्य सूची में राज्य से संबंधित मुद्दों को जो है शामिल किया गया है। उसके साथ ही समवर्ती सूची में जो केंद्र और राज्य मतलब जो पूरे देश के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है उनको जो है इस सूची के अंदर शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा
5 विषयों को जो पहले राज्य सूची के विषय थे उसको समवर्ती सूची में जो है शामिल कर दिया गया। वो कौन कौन से थे? वो थे शिक्षा, वो थे वन, वो थे नापतौल, वो थे वन्य जीवों और पक्षियों का संरक्षण, वो थे न्याय प्रशासन, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अलावा जो है अन्य न्यायालयों का गठन। ये इन विषयों को जो है क्या किया गया, राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बलों की तैनाती, यह महत्वपूर्ण परिवर्तन इस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब देखो, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही जो पहलू को आपको जानना चाहिए। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो अपने को दोनों तरीके से, दोनों नजरिए से ही सोचना चाहिए। एक तरफ क्या हुआ, देखो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा केंद्रीय बलों की तैनाती जो है वो राज्यों में कानून व्यवस्था के नाम पे, कि अगर कहीं पे मान लो कि हिंसा हो रही है या कहीं अन्य प्रकार की कोई अराजकता फैल गई है, अगर किसी राज्य, किसी क्षेत्र में, पूरे देश के अंदर कहीं भी किसी भी राज्य में, तो उस अराजकता से निपटने के लिए जो है, उस समस्या से निपटने के लिए जो है, केंद्र सरकार उस राज्य के अंदर जो है सशस्त्र बलों को जो है तैनात करने का विशेष अधिकार रखता है। यह संशोधन जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है यह बात जोड़ी गई थी संविधान में। ठीक है ना। तो इसके सकारात्मक पहलू क्या है? सकारात्मक पहलू तो यही है ना कि अगर मान लो कहीं पे कोई अराजकता फैल गई है, हिंसा फैल गई है, कुछ इस तरह की बात हो गई है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार उसका संज्ञान लेगी और उस राज्य में व्यवस्था बहाल करने के लिए जो है वह केंद्रीय बलों की तैनाती करेगा। लेकिन इसके दूसरे पहलू, दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष इसका यह भी हो सकता है कि मान लो कि सत्ता, केंद्र की सत्ता में जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार है, मान लेते हैं कि राज्य में, उस राज्य, जिस राज्य में ये घटना हुई है, उस राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है। तो कभी कभी क्या होता है कि राजनीति है, तो राजनीति में विद्वेष बस भी जो है अलग अलग तरीके के तर्क गढ़े जाते हैं, तो इस प्रकार जो है इसका उल्लंघन भी किया जा सकता है। ठीक है ना। उसके बाद जो अगला संशोधन जो है वो किया गया, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपातकालीन प्रावधानों में परिवर्तन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल जो है भारत में कितने, किस किस अनुच्छेद के तहत है? 352, 356, 360। ठीक है। ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल, ये 356 जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन, और ये 360 ये क्या है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है। वित्तीय आपातकाल, ये प्रावधान जो 356 के तहत क्या है? 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है। और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। यहाँ से सवाल अक्सर आपको परीक्षाओं में जो है वह देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसे मिस नहीं करना है, बड़े ही ध्यान से समझना है इसको। ठीक है। इसमें क्या परिवर्तन किए गए कि भारत के किसी विशिष्ट भाग में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात था। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो था, जो निश्चित रूप से राज्य शासन प्रशासन को प्रभावित करने वाला था, वह क्या था कि अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जाता है केंद्र के द्वारा, तो उसकी अवधि जो मूल संविधान में 6 महीने थी, कितना थी? 6 महीना। ठीक है। इसे 6 महीने से बढ़ा के जो है 1 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 1 वर्ष कर दिया गया। यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसलिए भी था कि निश्चित रूप से अगर किसी राज्य में, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लागू होता है कि मान लो कि कोई विरोधी दल की सरकार किसी राज्य में है, वहाँ के मुख्यमंत्री किसी अन्य पार्टी के हैं और केंद्र में अलग पार्टी के प्रधानमंत्री हैं या अलग पार्टियों की जो है वो सरकार चल रही है, तो क्या करेंगे? विद्वेष बस भी जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। ठीक है ना। ऐसा कई बार देखने को मिला भी है। भारतीय जो इतिहास है अब तक का, जो देश के आज़ाद होने के बाद, उसमें कई बार इस तरह की आशंकाएं जो हैं वो जाहिर की गई हैं कि ऐसा किया गया है कि मतलब राजनीतिक विद्वेष के लिए, राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए जो है संशोधन किया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। तो राजनीतिक विद्वेष
बस जो है राज्य सरकारों को अस्थिर न किया जा सके। अस्थिर करने की आशंका व्यक्त की लोगों ने कि सरकार को क्या करेगा, अस्थिर कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी से मुक्ति करने के लिए संविधान में इसी अधिनियम 42वें के द्वारा जो चीज जोड़ा गया था कि 6 महीने से बढ़ाकर राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष कर दिया गया कि 1 वर्ष तक के लिए एक बार में राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगाया जा सकता है, उसे फिर से 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या हुआ था, ध्यान रखेंगे, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1978 में हुआ था, ठीक है। तो 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, पुनः जो है राष्ट्रपति शासन की अवधि 1 वर्ष से घटा के 6 महीने कर दी गई। कितनी कर दी गई, 1 वर्ष से हटा के 6 महीने कर दी गई। तो यह जो है प्रावधान, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान थे। जैसा कि आप जानते हैं कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो ये अधिनियम है जो 1978 में किया गया था, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार यह मूल संविधान में क्या था, एक मौलिक अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी, जो पहले 7 थी मौलिक अधिकार की संख्या, उससे निकाल के जो है इसको एक वैधानिक कानूनी अधिकार बना दिया गया लोगों का, संपत्ति का अधिकार। और इसे अनुच्छेद 301 में जो है शामिल कर लिया गया 12वीं अनुसूची में, ठीक है। तो अनुच्छेद 301 में जो है, अनुच्छेद 301, अनुच्छेद 300A, ठीक है, अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। तो इस प्रकार 42वें संविधान संशोधन के संबंध में जो है हमने काफी कुछ जाना है। निश्चित रूप से परीक्षा में यहाँ सवाल आपको देखने को मिलेंगे, इस बात का आश्वासन मैं आपको देता हूँ। इस पूरे सेशन को बिना स्किप किए हुए देखिए और यहाँ से परीक्षा हॉल में जो है वो सवाल आने ही आने हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर सवाल आते हैं तो उसको आप गर्दा उड़ा के ही आएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण है, जिसको इन संशोधनों को, इन प्रावधानों को पढ़ने के लिए आपको पूरा संविधान पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के आपको भिन्न भिन्न प्रावधानों में जहाँ जहाँ संशोधन हुए उस टॉपिक के साथ आपको कहीं मिल जाएंगे। लेकिन सवाल जब पूछा जाता है तो यहाँ पे अगर आप ये सेशन पूरा देख लेंगे तो एक साथ आपको सभी महत्वपूर्ण संशोधन जो है वो पता चल जाएंगे। और साथ ही यह बात भी अब आप समझ गए होंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को जो है लघु संविधान क्यों बोला जाता है, मिनी संविधान क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में बोली गई सारी बातें जो है आप समझ गए होंगे। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करिए। यहाँ से आने वाले सवाल को कभी गलत मत करिए और सवाल तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं कि अगले क्लास में एक अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जय हिंद।